हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। टेक्निकल रीज़न से एकदम से वो क्लोज हो गया था फर्स्ट पार्ट, राइट। जहाँ पर भी आपने क्लोज करा है फर्स्ट पार्ट, जस्ट उसी के आगे देख रहे हैं। हम लोगों ने ब्रांडिंग स्टार्ट करा था, राइट। अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, राइट। ये क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा, ये रहा, ये राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ब्रांड नेम। गुड ब्रांड नेम के एक अच्छा ब्रांड नेम क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर है कैरेक्टरिस्टिक, पहला है शॉर्ट एंड इजी। तो ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, आराम से प्रोनाउंस हो जाना चाहिए, है ना। बोल मतलब किसी को भी वो इजीली वो उसको बोल सके, है ना। तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सजेसिव होना चाहिए। सजेसिव होना चाहिए मतलब देखिए, ब्रांड के नेम से ही मालूम पड़ना चाहिए कि वो किस चीज का प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है ना। जैसे कि मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप का मतलब क्या है? एक वेबसाइट है मेक माई ट्रिप, तो वो ब्रांड नेम भी है और वो आपको सजेस्ट भी कर रहा है कि वो क्या काम करता है। थर्ड है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि भाई ब्रांड नेम बाकी नामों से अलग होना चाहिए ना, सिमिलर नहीं होना चाहिए, मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी मार्केट में और ब्रांड से उससे मिलता जुलता ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा ना, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक। अडॉप्टेबल टू पैकेजिंग। पैकेजिंग पर जो उसकी पैकेज होगा, है ना, प्रोडक्ट का जो पैकेज होगा उस पर वो आसानी से आ जाए, ब्रांड नेम पता चले कि वो उसके प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उस पर ही नहीं आ पा रहा है, आपने कुछ इस तरीके का ब्रांड नेम ले लिया, राइट। ठीक है, तो उसको भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। वर्सेटिलिटी मतलब अब ब्रांड नेम शुड बी वर्सेटाइल इनफ टू इंक्लूड अदर प्रोडक्ट अंडर इट। मतलब वो वर्सटाइल का मतलब होता है उसमें बहुत सारी खूबियां होना चाहिए, सिर्फ एक खूबी नहीं, उसमें बहुत सारी चीजें होना चाहिए। बहुमुखी, बहुमुखी मतलब उसमें बहुत सारे चीजें इंक्लूड होना चाहिए, उस एडवांटेज इंक्लूड होना चाहिए। कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल आपका ब्रांड नेम आप गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड कर पाओ, ऐसी उसके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए। कैपेसिटी का मतलब क्या है कि वो नियम कायदों के अंदर आना चाहिए, है ना, आप ताकि जाके आप उसको क्या कर सको, रजिस्टर्ड करवा सको, उसको लीगल करवा सको। लीगल रजिस्टर्ड करवाने का फायदा ये कि आपके ब्रांड नेम को कोई और यूज नहीं कर सकता, राइट। तो बिल्कुल ब्रांड नेम रजिस्टर्ड होना चाहिए, राइट। स्टेइंग पावर मतलब ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए जो लंबे समय तक अपनी छवि बनाए रखे, राइट। वो आउट ऑफ डेट नहीं हो जाना चाहिए, है ना। तो ये हो गया ब्रांड नेम। ब्रांड नेम की एक अच्छे ब्रांड नेम की क्वालिटीज हो गई। अब इसके बाद में आता है पैकेजिंग। देखिए ये किसके अंतर्गत हम देख रहे हैं, प्रोडक्ट मिक्सिंग के अंडर देख रहे हैं ब्रांडिंग पैकेजिंग, है ना। और तीसरा हम क्या देखेंगे, लेबलिंग। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन सा है देख लेते हैं। देखिए ब्रांडिंग हो गया, अब एक क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो हमारा यहीं पर ये कवर हो जाएगा, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, ठीक है। फिर लेबलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं, राइट। लेबलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, बट हम लेबलिंग से रिलेटेड कुछ चीजें समझेंगे जो कि आईएमपी है, मेरे हिसाब से आईएमपी है, वो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, पैकेजिंग। पैकेजिंग refers to the act of designing and producing the container or wrappers of a product। भाई किसी भी प्रोडक्ट का उसका कंटेनर, उसका जो रेपर होता है, उसको डिजाइन करना पैकेजिंग। पैक करना पैकेजिंग से का हिस्सा है, बट मेन फंक्शन, पैकेजिंग का मेन फंक्शन है उसको डिजाइन करना, उसको प्रोड्यूस करना, पैकिंग को प्रोड्यूस करना, राइट। वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर परचेज्ड और पैक्ड इनटू appropriate container for protecting protection and
कन्वीनियंट हैंडलिंग। भाई बहुत सारे प्रोडक्ट को कई सारे कंटेनर या उसमें प्रोटेक्ट करने, मतलब कंटेनर में पैक किया जाता है, इसलिए ताकि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें, उसको डैमेज होने से बचा सकें और वो हैंडल करने में कन्वीनियंट हो, राइट। Thus the packaging implies placing product in suitable packages for delivery of the product to customer or फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो भैया पैकेजिंग का जो पर्पज है वो ये है कि वो प्रोडक्ट को डैमेज होने से बचाए, उसका प्रोटेक्ट करे, इसके साथ साथ वो उसको वो हेल्प करे डिलीवरी करने में, प्रोडक्ट को खुद को डिलीवरी करने में हेल्प करे, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को स्टोर करने में हेल्प करे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करे। इस तरीके की पैकेजिंग होना चाहिए, ठीक है। पैकेजिंग इज नॉट लिमिटेड टू द facilitating use, storage and protection of the product। तो अब हम यहाँ पर कह रहे हैं कि पैकेजिंग का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करे, हैंडलिंग करने में हेल्प करे, बट आल्सो हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। मीन्स पैकेजिंग सिर्फ प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने का काम नहीं कर रही है, उसकी सेल्स को बढ़ाने का भी काम करता है, आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करता है। कई ऐसी पैकेजिंग है बेटा, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको लोग उनका नाम नहीं पढ़ते हैं, बस उस साइज का पैकेट देखते ही पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि ये दे दीजिए। बिल्कुल आइडेंटिफाई करने में। और कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया क्लासिक होती है तो हमको लगता है ये ब्रांडेड है, ये क्वालिटी वाला है ना। कई ऐसे होते हैं जिनकी पैकेजिंग इतनी मस्त लगती है कि अरे यार ऐसा लगता है कि ये ब्रांडेड चीज है ना, प्रमोशन में हेल्प करता है। लेवल ऑफ पैकेजिंग, तो भाई पैकेजिंग के लेवल क्या है? 3 लेवल है, ठीक। प्राइमरी पैकेजिंग क्या करता है? उस प्रोडक्ट को कंपलसरी पैकेजिंग की जरूरत होती है, अदरवाइज आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए वो पैकेट का होना जरूरी है। जैसे टूथपेस्ट, भाई टूथपेस्ट का जो ऊपर वाला, जिसमें टूथपेस्ट मतलब जो पेस्ट जिसमें भरा होता है, वो पैकेज प्राइमरी पैकेज कहलाएगा, क्योंकि बिना वो पेस्ट मतलब वो ट्यूब है ना जिसमें वो टूथपेस्ट होता है, बिना उस ट्यूब के हम टूथपेस्ट को हैंडल कैसे करेंगे, हम ले कैसे जाएंगे उसको, है ना। तो उसको यूज करने के लिए जो पहला मतलब प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हेल्प करता है वो होता है प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक। सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है? उस प्राइमरी पैकेजिंग के ऊपर एक कंटेनर, एक बॉक्स होता है जो उस प्रोडक्ट को और ज्यादा एट्रैक्टिव बनाता है। जैसे कि टूथपेस्ट के ऊपर का जो कार्डबोर्ड का जो बॉक्स आता है ना, जिसको हम निकाल के फेंक देते हैं, बट जब हम खरीदते हैं तब वो हमें उस बॉक्स में मिलता है ना, जो उसको क्या करता है? अट्रैक्ट कर आइडेंटिफाई करता है, ब्रांड नेम को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, ठीक है। और थर्ड होता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने के लिए होता है। जैसे कि 50 टूथपेस्ट या 100 टूथपेस्ट के पैकेट को बंडल बनाया, राइट, और उसको ट्रांसपोर्ट के लिए पैक कर दिया, ठीक है। तो 3 तरह के लेयरिंग होती है किसकी? पैकेजिंग। फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, तो फंक्शन ऑफ पैकेजिंग है क्या? जरा क्वेश्चन में भूल गया था। हाँ, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग ही क्वेश्चन है। भाई पैकेजिंग क्या हेल्प करता है, ठीक, भाई क्या काम करता है? तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, राइट, ये मैं समझा चुका हूँ, पढ़ के देख लेते हैं। द package of a product helps the customer to easily identify the product in the market. Red Label tea in a red color packaging, Taj Mahal tea in a blue box pack, right? क्योंकि कई लोग हमारे यहाँ एजुकेटेड नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि नाम नहीं पढ़ सकते हैं, पर इन्हें मालूम होता है कि रेड लेवल रेड बॉक्स में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? ये उस पैकेज को देख के पहचानते कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, राइट। प्रोडक्ट, और आप कोशिश कीजिएगा, देखिएगा आप जब यदि रेड लेवल
टी लेंगे तो आप पूरा रेड लेबल पढ़ेंगे ही नहीं, आप बॉक्स की वो डिजाइन और उस पर ही समझ जाएंगे दैट इज रेड लेबल, बस आप उसको रीड ही नहीं करेंगे। ये होता है पैकेजिंग और ब्रांडिंग। ठीक है, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, बिल्कुल है ना, प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ऑयल, पेस्ट, डिटॉल, ये ऐसी चीजें होती हैं कि इसकी प्राइमरी पैकिंग यदि ना की जाए तो इन प्रोडक्ट को आप हैंडल ही नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते, राइट। फैसिलिटी यूज द प्रोडक्ट, मैंने अभी बताया कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट यदि वो ट्यूब में नहीं आएगा तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, है ना। हैंड वॉश की यदि वो बॉटल या डिस्पेंसर नहीं होगा तो आप उसको यूज ही नहीं कर सकते, राइट। प्रोडक्ट प्रमोशन, और ये क्या करता है, पैकेजेस एट्रैक्टिव होते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं द पब्लिक के अटेंशन को, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और प्रमोशन में हेल्प करते हैं। चलिए, तो बहुत इजी सा आंसर था इसका। ठीक है, यहाँ पर ही हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है बेटा, ठीक है, लेबल एक ऐसा कवर होता है जो कि प्रोडक्ट के ऊपर या उसके पैकेजिंग के ऊपर स्टिक कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, और इस लेबल में कई लीगल, बात को समझो, कई लीगल कानूनी जानकारियां होती हैं जो कि जरूरी होती है। जैसे कि किसी चीज की इंग्रेडिएंट्स की, भैया उसमें कितनी सारी चीजें हैं, है ना, उसका वजन कितना है उसके, या उसकी क्वांटिटी कितनी है, जो भी, राइट, उसका प्राइस कितना है, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है, ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन भी उस पर मेंशन होती है, और जर्नल इंफॉर्मेशन भी उस पर मेंशन होती है लेबल पे, ताकि कंज्यूमर उसको रीड करके उसको समझ सके कि वो प्रोडक्ट क्या है। ठीक, द टर्म लेबलिंग मीन्स डिजाइनिंग अ लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज, है ना, पैकेज पे लेबल पुट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, या डिजाइनिंग करने को क्या बोलेंगे, लेबलिंग बोलेंगे। लेबल में बी अ स्मॉल स्लिप, एक छोटी सी स्लिप हो सकती है, अटैच्ड और प्लेस्ड टू द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पर होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल ऑन द, ठीक है यार, टू कॉम्प्लेक्स ग्राफिकल दैट द पार्ट ऑफ पैकेज, तो सिंपल से बढ़िया ग्राफिकल चीज भी हो सकती है ना, जिसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया हो चीजों को, ना, सिंपल सा लिखा हुआ भी हो सकता है और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया हो सकता है, अच्छे से प्रिंट हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है लेबलिंग। ठीक, अब हम आते हैं सीधे प्रमोशन मिक्स पर। ठीक, तो भाई प्रमोशन मिक्स क्या होता है, तो प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, भाई प्रमोशन में आएगा एक एडवर्टीजमेंट, तो ये यहाँ हो जाएगा, ये आ रहा है ना, राइट, द कॉमन यूज्ड सेल्स प्रमोशन टेक्निक, ये भी उसमें आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन भी इसमें आ जाएगा। ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, चलिए तो ये तो आखिरी में मिल जाएगा हमें। चलिए, तो ये प्रमोशन मिक्स में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रमोशन मिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एम टू परस्यूडिंग, मतलब उत्तेजित करना, प्रेरित करना, राइट, कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट, भाई वो सारी एक्टिविटी जिससे कस्टमर को हम तैयार करते हैं हमारा प्रोडक्ट खरीदने के लिए, है ना, उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करने का मतलब बेटा देखो ये होता है कि हम उसे ये नहीं बोलेंगे तुम खरीद लो, हमारा प्रोडक्ट खरीद लो, हम हमारे प्रोडक्ट के इतने गुण गाएंगे कि वो बोलेगा यार मुझे तो यही प्रोडक्ट चाहिए, इसको बोलते हैं उत्तेजित करना, है ना। हम नहीं बोलेंगे कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, बात को समझो, हम ये नहीं बोलेंगे आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो, हम अपने प्रोडक्ट के इतने बेनिफिट्स बताएंगे कि आदमी बोलेगा भैया ये प्रोडक्ट मुझे दे दो, ये है प्रमोशन। ठीक, इट इंक्लूड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज अंडरटेकन टू इंफॉर्म एंड कन्विंस द कस्टमर, इसमें क्या इंक्लूड है, कम्युनिकेशन भी इंक्लूड है, ऐसी एक्टिविटीज जो क्या करती है, कंज्यूमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसको कन्विंस करती है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट, राइट। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, तो इसमें आता है एडवर्टीजमेंट। ठीक, एडवर्टीजमेंट क्या होता है आगे डिटेल में समझ में आ जाएगा। पर्सनल सेलिंग,
पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है फेस टू फेस। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को रीड करेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी, है ना, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेल्स प्रमोशन, ठीक, सेल्स प्रमोशन भी हम देखेंगे, और पब्लिक रिलेशन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इट्स इंक्लूड एक्टिविटीज कंसर्न विद द प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर थ्रू न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन एंड अदर मीडिया। भाई इन मीडिया के जरिए कस्टमर तक हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को पहुंचाना एडवर्टीजमेंट होता है। इट इज पेड फॉर बाय द सेलर, ये पेड एक्टिविटी होती है और इसको पे कौन करता है? सेलर पे करता है। एंड इज अ नॉन पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ये किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया कम्युनिकेशन नहीं है, ये पूरे ऑल द पर्सन्स जो भी उस एडवर्टीजमेंट को देख रहा है उसके लिए है, मतलब किसी एक स्पेशल पर्सन के लिए कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए इसको बोला है नॉन पर्सनल फॉर्म, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये सभी के लिए कम्युनिकेशन, राइट। जबकि पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, सेलर या सेलर का रिप्रेजेंटेटिव किससे बात करता है? एक प्रोस्पेक्टिव बायर से बात करता है। प्रोस्पेक्टिव बायर का मतलब होता है वो बायर जो कि अभी बायर नहीं है, बायर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है जिसके बायर होने की, उससे फेस टू फेस कम्युनिकेशन करता है। और sells the person salesperson of a enterprises assist and pursued the prospective buyer to buy product, ठीक है। सेल पर्सन इस बात पर जोर देता है उस प्रोस्पेक्टिव पर्सन पर, उसको उसको असिस्ट करता है, मतलब उसकी हेल्प करता है, उसको चीजें बताता है, समझाता है, ताकि कि एक प्रोस्पेक्टिव बायर क्या हो जाए? उत्तेजित हो उस वस्तु को खरीदने के लिए, परस्यूड है, ठीक। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या है? इट इज मीन इंक्रीजिंग इमीडिएट सेल्स। एक्चुअल में सेल्स प्रमोशन हम तब टेक्निक यूज करते हैं जब हम एक शॉर्ट टर्म टाइम के लिए हमारी सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। अक्सर आप देखते हैं कई प्रकार के डिस्काउंट्स है ना, ऑफर्स और कूपन्स, इस तरीके की चीजें यूज की जाती है एक स्पेशल टाइम पर, जैसे कि दिवाली या किसी भी फेस्टिवल पर। क्यों? ताकि भाई प्रोड्यूसर या सेलर ये जानता है कि भैया इस समय कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा, ये बात क्लियर है, पर वो मेरे से ही प्रोडक्ट खरीदे या मेरा ही प्रोडक्ट खरीदे, ऐसा क्या हो। तो ऐसा करने के लिए वो कई सारी की स्कीम्स, इंसेंटिव्स देते हैं, उसी इंसेंटिव्स को हम क्या बोलते हैं? सेल्स प्रमोशन, ठीक है। तो उसमें कई सारी टेक्निक यूज की जाती है, वो हम देखेंगे। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन मतलब पब्लिक के साथ रिलेशन बनाकर अब पब्लिक में कंपनी की प्रोडक्ट की गुडविल डेवलप करना, पब्लिक रिलेशन, ठीक है। चलिए तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन बैंक में ये रहा क्वेश्चन, ठीक। तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है? इनलार्जमेंट और एक्सपांशन ऑफ मार्केट। मार्केट को जब बड़ा करना होता है, एक्सपांशन करना होता है, बड़ा करना होता है, तब एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है। ब्रिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू द अटेंशन ऑफ द पीपल, भाई नए जनता के जो उनका अटेंशन कैच करने के लिए, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है। इट इन्फॉर्म द पीपल अबाउट द यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, वो किस चीज की जानकारी देता है कि प्रोडक्ट की क्या उपयोग है ना, उसकी खासियत के बारे में जानकारी देता है। इट इंक्लूड पीपल टू बाय देम, वो इंड्यूस करता है, सॉरी, इट इंड्यूस, इंड्यूस मतलब वो उन पर उस प्रोडक्ट को खरीदने पर जोर देता है। As result, people who were not aware the product come to know about its existence and may buy it. मतलब
कि ऐसे लोग जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में अब तक नहीं जानते थे, वो उसके बारे में अब जानते हैं और वो अब उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए एडवर्टीजमेंट हेल्प करता है। ठीक है, इट हेल्प टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट टू द न्यू मार्केट और टू अट्रैक्ट अ न्यू ग्रुप ऑफ कस्टमर टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। भाई नए प्रोडक्ट को तो मार्केट में लॉन्च करने में मदद करता ही है, साथ ही साथ जो पहले से कोई प्रोडक्ट मौजूद है उसके लिए नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट करने का काम करता है। इन दिस वे एडवर्टाइजिंग इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कस्टमर एंड ओपन्स न्यू मार्केट। तो इस तरह से वो नए मार्केट के भी दरवाजे खोलता है और नए कस्टमरों को भी अपने साथ जोड़ता है, इंक्रीज करता है। इट क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग द बायर। बिल्कुल, देखिए आप खुद किसी एडवर्टीजमेंट को यदि देखते हैं, आपने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करा है पर आप उसको ब्रांड मान लेते हैं, आप उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार उसने आप एडवर्टीजमेंट आया है ना। कई ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस के एड दिन भर में ना जाने कितनी बार आ रहे हैं, है ना। उसमें बड़ा अच्छे से दिखाया जाता है कि भैया एनिमेशन से बच्चा पढ़ता है तो उसका मन लगता है तो वो उसको समझ में आता है। तो आपने उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करा पर इतनी बार आपको दोहरा दिया गया है आपके सामने, आपको लगने लगता है यस ऐसा होता है यार, है ना। कई पेरेंट्स अब इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैं वो दिलवा दूं, वो बढ़िया सा टेबलेट पे पढ़ेगा, आय हाय बच्चे का मन लगेगा पढ़ने में और वो मेरा बच्चा जीनियस हो जाएगा। उसको विश्वास दिला दिया गया एडवर्टीजमेंट से। क्लियर? कॉन्फिडेंस दिला दिया गया। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ पर एडवर्टीजमेंट हम पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं बच्चों, बहुत शानदार इम्पैक्ट डालते हैं। मतलब यहाँ पर ये वही बात की है, हम जिस प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं, जिसको हमने यूज करा ही नहीं है, उस प्रोडक्ट के बारे में हम है ना दावा ठोक देते हैं कि यार ये प्रोडक्ट तो बहुत ही शानदार है। इतना इन्फ्लुएंस कर देते हैं और हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हमारा यदि प्रोडक्ट दमदार होगा तो बच्चे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे पढ़ते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। एडवर्टीजमेंट इन्फ्लुएंस करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। इट गिव अ राइज टू प्रोडक्शन। भाई एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप क्या करोगे? इंक्रीज करोगे किसमें? नंबर ऑफ कस्टमर, राइट। सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी तो आपको भैया क्या करना होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा। ठीक। इट क्रिएट्स अ डिमांड फॉर अ न्यू प्रोडक्ट एंड कीप द डिमांड स्टेबल फॉर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। भाई नए प्रोडक्ट के लिए डिमांड इंक्रीज करते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के लिए डिमांड को स्टेबल करने का काम करते हैं, बनाए रखने का। The resulting rising in demand and expansion of market lead to an increase in production। इससे क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। मास रीच, एडवर्टीजमेंट की सबसे बढ़िया खासियत है ये, इसका जो पहुंच है, रीच पहुंच है लोगों तक, वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। जैसे एक टीवी पर यदि एड दे दिया तो ना जाने वो कितने लोग उसको देखेंगे, पूरे इंडिया में ना जाने कितने लोग उसको देखेंगे, कोने कोने तक पहुंचेगा ये इंडिया के। ठीक है, पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दिया तो पेपर के जहां तक पेपर वो जाता है वहां तक के लोगों तक वो मैसेज जाता है। तो ये एक्चुअल में ज्योग्राफिकल एरियाज को यदि देखें तो बहुत बड़े एरिया में नंबर ऑफ पीपल को क्या करता है? पहुंच बनाता है, मास रीच, राइट। इट ब्रिंग्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल, आप एक चीज हमेशा जानो, जितना बड़ा प्रोडक्शन होगा, मतलब जितना नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगे उतना ज्यादा उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होगी, राइट। तो जब आप देख रहे हैं कि आप नंबर ऑफ पर्सन तक पहुंच रखते हो, आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, सेल्स इंक्रीज होती है तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन की कॉस्ट हो, मतलब कि वो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो पर यूनिट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसको हमने इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ा है ना, कि फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट ही सिर्फ चेंज होने के कारण पर यूनिट कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाती है, यदि लार्ज स्केल पर क्या होता है? प्रोडक्शन होता है।
by increasing and maintaining the existing sale of product or service is enable the producer to go in large scale production, right? ये मैंने अभी क्लियर करा है. Increased production brings down the cost of production due to economics of scale. Return to scale हमने economics में पढ़ा है, ये वही बात है. Thus the product per unit cost is reduced. ठीक है बेटे, अब आ जाइए फिफ्थ. It educate the public. Educate मतलब कि ये शिक्षित करता है, एजुकेट करता है, शिक्षित करता है पब्लिक को. अब एडवर्टीजमेंट क्या करता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कई चीजें अपने यूजर या उसके कस्टमर को बताता है. एडवर्टीजिंग educated the public in the right method of using product. For example, the right method of preparing tasteful dishes or the right method of using medicine in advertisement. कई चीजों को वो एजुकेट करने का काम करता है. एडवर्टीजमेंट के जरिए हम शिक्षित करते हैं अपने उस प्रोडक्ट के बारे में, राइट? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आर क्रिएटेड. वेरी गुड. सीधी सी बात है, एडवर्टीजमेंट में इतने नंबर ऑफ पर्संस क्या कर रहे हैं, इंगेज्ड हैं, और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? तो ये हो गया भाई साहब आपका एडवर्टीजमेंट. नाउ पर्सनल सेलिंग, है ना? तो पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप एक ही बात है. फेस टू फेस किसी प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करके सेल करना, बायर को किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर उस प्रोडक्ट को सेल करना क्या है? पर्सनल सेलिंग है. ठीक है. फीचर ऑफ पर्सनल सेलिंग. तो पर्सनल सेलिंग के फीचर्स की जरूरत है क्या? सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स. एक सेकेंड. तो नहीं जरूरत है ना? फीचर्स ऑफ पर्सनल सेलिंग देखने की जरूरत नहीं है. मैं सिर्फ बस ओवरऑल बता देता हूँ फास्ट. पर्सनल फॉर्म. तो भाई ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये कैसा है? पर्सनल हो रहा है, राइट? मैंने अभी बता दिया था आपको नॉन पर्सनल फॉर्म्स और पर्सनल फॉर्म. नॉन पर्सनल मतलब एडवर्टीजमेंट नॉन पर्सनल है, मतलब सभी के लिए, जबकि ये कम्युनिकेशन स्पेशल उसी व्यक्ति से की जाती है जिससे हम अपना प्रोस्पेक्टिव बायर समझते हैं. डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन. इसमें रिलेशन एस्टेब्लिश होता है और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है. ठीक है. फ्लेक्सिबल इसलिए होता है क्योंकि सेल्समैन अपने मैसेज को क्या कर सकता है? एडजस्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कस्टमर की जरूरत के हिसाब से अपने वो मैसेज को कन्वर्ट चेंज कर देता है. कई बार आप देखोगे, मैं कई बार कपड़े लेने जाता हूँ तो जीन्स यदि मैं देखता हूँ तो अपन देखते हैं कि यदि जीन्स थोड़ी सी टाइट है तो मालूम है वो सेलर क्या बोलता है, दुकानदार, अरे ये धुलने के बाद अभी खुलेगा. यदि जीन्स थोड़ी सी ढीली है तो वो क्या बोलता है, अरे ये अभी धुलने के बाद है ना सिकुड़ेगा. मतलब जैसा आदमी की समस्या दिख रही है वो अपना मैसेज को बदल देता है. ये शायद आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? यदि लूज होगा वो टी शर्ट या जीन्स तो वो क्या बोलेगा, ये धुलने के बाद है ना थोड़ा सा श्रिंक होगा. ठीक. और यदि वो टाइट है तो वो बोलेगा ये धुलने के बाद थोड़ा खुलेगा. अरे ऐसा कैसे हो सकता है यार? एक ही चीज खुल भी सकती है, बंद भी हो सकती है. ऐसा नहीं होगा ना. पर वो यही पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, वो अपना मैसेज को सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर देता है? चेंज कर देता है, फ्लेक्सिबल होता है. डायरेक्ट फीडबैक. कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक मालूम पड़ता है कि ये इसको क्या चाहिए, इस कस्टमर को आखिर क्या चाहिए, और ये हमारी चीज यदि नहीं पसंद कर रहा है तो क्यों नहीं पसंद कर रहा है, ऐसा क्या है, राइट? डायरेक्ट फीडबैक समझ में आता है. मेरिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग. तो भैया फ्लेक्सिबल होते हैं, डायरेक्ट फीडबैक मिलता है और मिनिमम वेस्टेज, है ना? देयर इज मिनिमम वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एज द कंपनी डिसाइड द टारगेट कस्टमर बिफोर मेकिंग एनी कॉन्टेक्ट विद देम. बिल्कुल पहले ही कंफर्म कर लिया जाता है कि ये जो बायर है ये प्रोस्पेक्टिव बायर हो सकता है
और उन्हीं बायर्स के साथ में बात की जाती है और उनको कन्विंस किया जाता है। सेल्स प्रमोशन, राइट, ये आखिरी टॉपिक है, बट इसके बाद में कुछ हम डिफरेंसेस देखेंगे। सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन क्या होता है भाई साहब? सेल्स को इंक्रीज करना, इमीडिएट सेल्स को इंक्रीज करना, सेल करने पर जिसमें ध्यान होता है, बाकी और किसी पर नहीं। कैसे भी करके व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक। अक्सर ये सेल्स प्रमोशन कब होता है? एक स्पेशल टाइम फ्रेम में होता है। मार्केट का एक स्पेशल टाइम फ्रेम होता है फेस्टिवल। अक्सर फेस्टिवल सीजन में सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज की जाती है, ठीक है। तो सेल्स प्रमोशन क्या होता है हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। आप इसको भी और रीड करके देख सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि टेक्निक्स ऑफ कॉमनली यूज्ड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, वो देखना है हमें। तो चलिए टेक्निक्स कौन कौन सी होती है ये रही, ठीक। रिबेट, रिबेट का मतलब क्या होता है? रिबेट का मतलब होता है कि कुछ न कुछ कम कर देना। व्हेन द प्रोडक्ट्स are offered at special price, reducing price usually to clear of excess inventory, it is called rebate. For example, 20,000 of the purchase of on the purchase of Maruti Swift car till 31st December 2020। भाई साल के आखिरी में देखिए, साल के आखिरी में क्या होता है कि जैसे ये जो खासकर ऑटोमोबाइल कंपनीज में होता है कि साल के आखिरी में जो महीने में जो बनी हुई मैन्युफैक्चर्ड जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो कार होती हैं या बाइक होती हैं, ये 2020 के दिसंबर में ये यदि खत्म नहीं होगा स्टॉक, 2021 में इनको सेल करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो बोलेगा मुझे अभी लेटेस्ट जो पीस आया वो दीजिए, मैं 2020 का मॉडल नहीं लूंगा। तो उन्हें अपना स्टॉक क्लियर करने में इस तरीके के क्या करने पड़ते हैं, रिबेट देने होते हैं, ठीक है। पर जनरली उस वर्ड को उसको डिस्काउंट के जरिए मार्केट में लाया जाता है, क्योंकि कई लोग रिबेट का मतलब नहीं जानते हैं, तो वहां पर लिखा जाता है डिस्काउंट, जबकि होता क्या है वो रिबेट, ठीक है। क्योंकि कंज्यूमर को समझ में आना चाहिए कि क्या है ना। डिस्काउंट, व्हेन द प्रोडक्ट आर ऑफर्ड टू कस्टमर एट अ प्राइस लेस देन द प्राइस एट डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट प्राइस एंड द प्राइस ऑफर्ड इज नोन एज डिस्काउंट, ठीक। जैसे कि वॉच कंपनी ऑफर कर रही है डिस्काउंट अप टू 30%, ये चीज अलग हो जाती है। ये रेगुलरली डिस्काउंट चलते रहते हैं, है ना। रिबेट किसी स्टॉक को कंप्लीट करने के लिए एक्चुअल में आप देखा जाए तो डिस्काउंट क्या होते हैं, फेक होते हैं। डिस्काउंट कहने के होते हैं, इसमें कोई फायदा कंज्यूमर का नहीं होता है, ठीक है। जबकि रिबेट में एक्चुअल में कंज्यूमर का फायदा होता है। ये एक्चुअल प्राइस से रिड्यूसिंग प्राइस पर लेके आता है रिबेट, जबकि डिस्काउंट पहले प्राइस को बढ़ा दो फिर डिस्काउंट के नाम पे बेवकूफ बना दो, ठीक है। रिफंड्स, रिफंड्स का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स द एक्ट ऑफ रिफंड ऑफ अ पार्ट ऑफ प्राइस पेड बाय कस्टमर ऑन रिटर्न ऑफ एम्प्टी वेपर्स और प्रेजेंटिंग अ प्रूफ ऑफ प्रोडक्ट परचेज अ प्रोडक्ट। कई बार ऐसी बीच में चीजें आती थी कि आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा है, आप बस उसका हमको प्रूफ दीजिए, हम आपको क्या करेंगे, आपको वापस करेंगे, रिफंड करेंगे कुछ ना कुछ पैसा, जितना आपने कीमत चुकाई है उसमें से। कई ऐसे ड्रिंकिंग प्रोडक्ट हैं, ड्रिंकिंग है ना, कोल्ड ड्रिंक्स प्रोडक्ट है, जिस पर शायद अभी बीच में स्कीम्स आई थी कि कोल्ड ड्रिंक के जो कैप है ना, जो ढक्कन कैप में अंदर लिखे हुए कोड को आप सेंड करो, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, दैट इज रिफंड, है ना। भाई प्रूफ देना है कि आपने हमारा प्रोडक्ट खरीदा था। अब वो प्रूफ देने के तरीके बहुत अलग अलग है। अभी डिजिटल प्रूफ चलने लग गया है, मैसेज कर दो, स्कैन करके, स्कैन कर लो क्यूआर कोड, आपको कैशबैक मिल जाएगा, राइट। पहले क्या होता था, पहले डिजिटल नहीं था तो उसके रेपर्स संभाल के रखने होते थे, जैसे ऐसा चाय पत्ती के साथ में अक्सर होता था। लोकल चाय पत्ती कंपनियां क्या करती थी कि वो बोलती थी कि यदि आपने 10 किलो चाय पत्ती हमसे खरीद ली तो 10 किलो के जो पैकेट जो रेपर्स होंगे वो आप हमारे पास लाना, हम आपको कुछ प्लास्टिक कंटेनर वगैरह देंगे, है ना, या हम आपके कुछ पैसा हम आपको रिटर्न कर देंगे, दैट इज रिफंड, ठीक। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, भाई बाय वन गेट वन फ्री, ठीक, या इसके साथ में वो फ्री, ये क्या हुआ, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्वांटिटी गिफ्ट,
seller diverse special package with give extra quantity of product, right? क्वांटिटी बढ़ाकर बोलते हैं ना, एक्स्ट्रा 30% एक्स्ट्रा, राइट? ये जो ऑफर चलते हैं ये क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव गिफ्ट होते हैं, कि वही प्रोडक्ट भाई पहले इतना था अब इतना परसेंट एक्स्ट्रा सेम प्राइस में, राइट? इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट, ठीक? ड्रॉज होता है ना कि आप हमारे यहाँ से प्रोडक्ट खरीदिए, 1500 का प्रोडक्ट खरीदिए, फिर आपका लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, या उसी वक्त स्क्रैच कार्ड है ना, आपको एक स्क्रैच कार्ड दिया जाएगा, आप स्क्रैच कीजिए तो आपको निकलेगा। अरे गूगल पे, पेटीएम, शायद मैं तो गूगल पे यूज करता हूँ, तो ट्रांजेक्शन होता है तो उसके बाद एक स्क्रैच कार्ड आता है, उसको ऐसे से स्क्रैच करो तो उसमें 5 रुपए 2 रुपए फी या फिर निकलता है नेक्स्ट टाइम, है ना? वो क्या है? इंस्टेंट ड्रॉ एंड असाइन गिफ्ट। फिर क्या होता है? लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ आपको मालूम है कि भैया 1500 2000 तक की खरीदी कीजिए, फिर आपके नाम की स्लिप हम उस बॉक्स में डाल देंगे, दिवाली के दिन हम उसमें से एक व्यक्ति का नाम निकालेंगे जिसको हम कार गिफ्ट करेंगे, भाई लकी ड्रॉ हो जाएगा वो, राइट? ठीक। फुल फाइनेंस 0%, ये भी एक तरह का, आजकल तो आप जानते ही हैं, है ना, कई ऐसी फाइनेंस कंपनी आ गई है जो इलेक्ट्रॉनिक, आप मार्केट में कुछ सामान खरीदने जाते हैं तो वो 0% पर फाइनेंस हो जाता है। फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर ये खूब चलता है, सबसे ज्यादा चलता है। ठीक। सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है? आपके प्रोडक्ट के कुछ छोटा हिस्सा एक सैंपल के रूप में आपको दिया जाता है, आपको यूज करने के लिए, ताकि आप उसको यूज करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे? उस प्रोडक्ट को खरीदोगे। तो सैम्पलिंग करना, सैंपल बांटना, राइट? ये सब क्या है? टेक्निक्स थी इस चीज की भाई साहब, ये सब टेक्निक्स थी सेल्स प्रमोशन की, राइट? अब हमारा यहाँ पर क्वेश्चन देखिए कौन कौन से हो गए। हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है, पैकेजिंग हो चुका है, इम्पोर्टेंस हो गया है, गुड ब्रांड नेम हो चुका है, टेक्निक हो चुकी है, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट में डिफरेंस बचा है, और ब्रांड और ट्रेडमार्क में डिफरेंस बचा है। सिर्फ इन दो में डिफरेंस बचा है, बाकी हमारा सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो बट उसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। बिल्कुल बेटा, ये जरूर करके जाइएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भाई एक सेल्समैन की, एक अच्छे सेल्समैन की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए? भाई हेल्थी होना चाहिए, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में, इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक, इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, है ना, इमेजिनेशन पावर होना चाहिए कि भैया कस्टमर क्या सोच रहा है। यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में सही डिटेल देना है तो खुद का इमेजिन पावर अच्छा होना चाहिए, तभी तो वो कस्टमर को एक इमेजिन में क्रिएट करके बता पाएगा, राइट? प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए उसके अंदर, कन्वीनियंसिंग स्किल होना चाहिए, कस्टमर को कन्विंस करना आना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज होना चाहिए, और ये बेटा करके जाना है आपको, है ना? ये बस ये मेन हेडिंग याद रख के चले जाना, और जो लगे वो लिख के आना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद ही पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन ब्रांड एंड ट्रेडमार्क में डिफरेंस। बहुत सिंपल है, सिर्फ रीड करोगे इजीली अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, नेम, ब्रांड क्या हो सकता है? इसका रजिस्ट्रेशन, तो ब्रांड का नेम, टर्म, सिंबल और डिजाइन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। आप इसको लॉ, इसमें इसको रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, जबकि ट्रेडमार्क को आप क्या कर सकते हो? रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो एक चीज यहाँ समझो, ये वाला पॉइंट, रिलेशन, ऑल द ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। जितने भी रजिस्टर्ड ब्रांड हैं वो एक्चुअल में ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं हुए, वो सब ट्रेडमार्क है। तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सभी ट्रेडमार्क होते हैं, और वो ट्रेडमार्क के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं। तो हमें लगता है कि ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया है, जबकि एक्चुअल में क्या रजिस्टर्ड हुआ है? ट्रेडमार्क। बट जितने भी ट्रेडमार्क है वो क्या है? ब्रांड्स। ठीक है, कॉपी, अदर कॉम्पिटिटर कैन कॉपी द ब्रांड एंड नो लीगल एक्शन अगेंस्ट देम कैन बी टेकन। क्यों? क्योंकि जब ब्रांड को आप रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो आप उसके लिए अगेंस्ट एक्शन भी नहीं ले सकते। जबकि जब आप ट्रेडमार्क को रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क का मतलब ही होता है वो रजिस्टर्ड हो गया है। अब रजिस्टर्ड हो गया है मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटर आपके ट्रेडमार्क को यूज नहीं कर सकता, यदि वो करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। इसको इट इट स्कोप इज लिमिटेड, सीधी सी बात है, और इसका इसको क्या है? वाइडर है, बड़ा है।
रिलेशन, रिलेशन अभी हमने बता दिया कि ऑल ब्रांड्स आर नॉट अ ट्रेडमार्क बट ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड्स। ठीक, यूज, ब्रांड कैन बी यूज्ड बाय सेवरल मैन्युफैक्चरर और सेलर। उसी ब्रांड को कई लोग यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं होता है, जबकि ट्रेडमार्क को केवल वही व्यक्ति, उसका ऑनर ही यूज कर सकता है। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर आ जाता है डिफरेंस बिटवीन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। भाई सेल्स प्रमोशन और सेल्स प्रमोशन ही है ना यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ सेल्स प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट। तो देखो इसको हम दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से पढ़ चुके हैं यार बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ रीड करके बता रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मैंने आपको पहले ही बताया एडवर्टीजमेंट पर्सनल प्रेजेंटेशन नहीं है, है ना, ये कैसा है? नॉन पर्सनल, ये सभी के लिए। जबकि आगे देख लो, प्रमोशन ऑफ गुड्स और सर्विस बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। कोई स्पॉन्सर होता है जो किसी गुड्स या सर्विस का क्या करता है? प्रमोशन करता है, बट ये कैसा होता है? नॉन पर्सनल। जबकि ये कैसा होता है? सेल्स प्रमोशन नॉन रूटीन, नॉन रेकरिंग नेचर का, एक तरीके से कस्टमर को किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए क्या किया जाता है? स्टिमुलेटिंग किया जाता है, मतलब कि उसे उत्तेजित किया जाता है, राइट। ऑब्जेक्टिव, इट्स एम एट क्रिएटिंग फेवरेबल इमेज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एंड फर्म। तो भाई फर्म की अच्छी गुडविल बनाने के लिए एडवर्टीजमेंट किया जाता है, जबकि सेल्स प्रमोशन का टारगेट होता है कि करेंटली सेल्स को इंक्रीज करना। टाइम एलिमेंट्स, तो भैया ये एक लॉन्ग टर्म टेक्निक है एडवर्टीजमेंट, जबकि ये कैसा है? शॉर्ट टर्म टेक्निक है। नेचर, इट इज अ रेगुलर एंड रिपीटेटिव, बार बार होता रहता है, जबकि ये टेम्पररी होता है और नॉन रिपीटेटिव होता है। एम्फेसिस, it gives emphasis on attracting customer to the product and service। और ये किस पर जोर देता है? ये सेल करने पर जोर देता है, ठीक है ना, ये बेचने पर ध्यान देता है बस। इट इज लेस कंट्रोलेबल, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इट नीड्स सब्सटेंशियल एक्सपेंडिचर, इसमें बहुत बड़ा, सब्सटेंशियल का मतलब होता है अधिक मात्रा में, एक बड़ा अमाउंट खर्चा होता है, जबकि इसमें एक लिमिटेड एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, इट इज कंप्रेसिव, प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, आउटडोर। ठीक, मीन्स ये टेक्निक पूछ रहा है कि ये किस किस जरिए होता है, तो बोले ये इन जरिए एडवर्टीजमेंट होता है। तो सेल्स प्रमोशन में क्या क्या यूज होता है? तो सेल्स प्रमोशन में ये चीजें यूज होती है। ठीक, एक्सटर्नल एजेंसी, इसमें एक्सटर्नल एजेंसी काफी रिक्वायर्ड होती है। बिना एक्सटर्नल एजेंसीज के, मतलब भाई एडवर्टीजमेंट कौन बनाएगा, उसको डिजाइन करना, उसके डायलॉग वगैरह, उसके सारी चीजें करने के लिए एक अलग ही यूनिट होता है कंपनी में, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। या तो वो किसी और कंपनी को हायर करते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, जो सारी एक्टिविटीज करते हैं, या कंपनी का ही एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा खर्चा भी होता है और एक अलग से एजेंसीज की मदद भी ली जाती है, जबकि सेल्स प्रमोशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक, तो भाई साहब यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर दिया है, बट यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग में डिफरेंस। ठीक है, तो ये जरूर कर लेना, है ना, बहुत जरूरी है। देखिए मैंने कुछ क्वेश्चन बैंक के अलावा कुछ क्वेश्चन आपको बोले हैं, वो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। चैप्टर काफी बड़ा है, काफी सारे एमपी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बैंक में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन दिए, तो पॉसिबिलिटीज है। और देखो इसमें क्या है, 2 क्वेश्चन आने वाले, बात को समझो। तो 8 क्वेश्चन में से यदि 2 क्वेश्चन आने तो 4 क्वेश्चन तो उनको देने ही पड़ेंगे। तो आपको लगता है कि क्या केवल ये इतना बेवकूफी करेंगे? बात को समझो, बेवकूफी नहीं, मतलब क्या ये आपके ऊपर इतनी रहम करेंगे? इसलिए जो जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे कहा है वो जरूर करना है। ठीक, एडवर्टीजमेंट और सेलिंग आप एक बार रेड करके देख लीजिएगा, इजी है, समझ में आ जाएगा। ठीक,
तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं कि हमने क्या कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 11। अब हमारा पास सिर्फ चैप्टर नंबर 12 बचा हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और हमारा बिजनेस स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना ही।